नाज़रीन, ईरान इस वक्त हाई अलर्ट है और ईरान के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनकी जानिब से भी ये बात कंफर्म की जा रही है कि ईरान एक बड़े हमले की तवक्को कर रहा है, यानी उनको खदशा है कि एक बड़ा हमला हो सकता है और इसके लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं, हाई अलर्ट के ऊपर हैं। और अमेरिका और इजराइल, और इसके साथ बड़ी इंपॉर्टेंट बात आज ईरान से सामने आ रही है। ईरान ने कहा है कि ये जो जंग है ये नेटो के साथ हमारी जंग है, ये बड़ी एक नई डायमेंशन है। ईरान ने आज ये कहा है कि ये जंग जो हम लड़ रहे हैं ये हमारी नेटो के साथ जंग है, नेटो पूरी तरह से इजराइल की मदद कर रहा है। तो अगर नेटो के साथ जंग है तो फिर ब्रिक्स तो जारी बात है, फिर उसका भी यहां पर होना बनता है। और नेटो ने तो ऐलान जंग चाइना के ऊपर भी किया है। तो ये तो फिर चीजें, नेटो तो सिर्फ ईरान तक नहीं आ रहा ना, फिर नेटो का असल हदफ जो है वो तो चाइना है। तो इसलिए ईरान के साथ चाइना, बाकी ममालिक, नॉर्थ कोरिया, रशिया भी तो नेटो ही से लड़ रहा है। तो नेटो जिनसे लड़ रहा है फिर उनका ईरान के साथ खड़े होना यह बात भी तय है। और इसी दरमियान ईरान जो है वो क्या न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने जा रहा है? मतलब क्या अब उसके पास कोई ऐसी गुंजाइश बची है कि वो किसी और गारंटी को मानकर न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाए? अभी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि ईरान ने IAEA के जो कैमरास लगे हुए थे, जो पूरा एक सर्वेलेंस हो रहा था, वो कैमरास उतार दिए। ये ताजा रिपोर्ट के अंदर जब वो सामने आ रहा है, तो ईरान जो है वो इकदाम उठा रहा है और IAEA के साथ वो मुकम्मल कॉपरेशन जो है वो खत्म कर रहा है। तो अब ये जो है ये मुकम्मल अंधेरे में है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो किस डायरेक्शन में, किस तरह से आगे बढ़ रहा है। और ये सब जो है वो किया धरा ट्रंप साहब का है, जिन्होंने अपने आप को बहुत बड़ा एक समझा कि मैं पता नहीं क्या चीज आ गया हूं, मेरे से बड़ा तो लीडर नहीं है, तो बेड़ा गर्क कर दिया है पूरे मिडिल ईस्ट का ना। यानी वो सारा माहौल ही खराब इस वक्त हो चुका है। और ईरान जो है वो कितना गुड फेथ के अंदर इनके साथ मुज़ाकरात कर रहा था, गुड फेथ के अंदर मुज़ाकरात कर रहे थे और एक डील चाहते थे, लेकिन अब उनका ट्रस्ट जो है वो पूरी तरह से शेक कर चुका है। और अभी ट्रंप साहब ये फरमा रहे हैं कि ईरान जो है वो हमारे लिए अपनी न्यूक्लियर साइट्स खोले ताकि हम वहां पर जाकर इंस्पेक्शन कर सकें कि हमारे जो वहां पर बॉम्ब गिरे हैं ये सही गिरे हैं, कितना इन्होंने नुकसान किया है। यानी ट्रंप साहब ये कहना चाह रहे हैं। ट्रंप साहब ने कहा है हमारे लिए न्यूक्लियर साइट्स खोली जाएं, तो ईरान खोलेगा न्यूक्लियर साइट्स अमेरिका के लिए और IAEA के लिए, वो भी यही मुतालबा कर रहा है। तो एक ही बात हो गई। तो ये माहौल बेसिकली ट्रंप ने खराब किया है। और यानी कि ईरान के अंदर भी एक तबका था जो ये कहता था कि भाई ईरान जो है वो बड़ा रिजिड पॉलिसी लेकर चल रहा है, इसको अमेरिका के साथ नेगोशिएशंस करने चाहिए, और अगर हम अमेरिका के साथ नेगोशिएशंस करेंगे तो हमारे मामला बेहतर हो जाएंगी, सैंक्शंस हट जाएंगी, चीजें जो है वो अच्छे डायरेक्शन में चलेंगी। तो अब वो वाला जो तबका है उसको भी असल बात समझ आ गई है कि देयर इज नेवर अ डील फॉर ईरान। जो एक डील हुई भी सही, उससे आकर अमेरिका निकल गया। तो ना कोई डिप्लोमेसी ईरान के लिए है, ना थी, ना होगी। उसके लिए सिर्फ सरेंडर एक ऑप्शन है। अगर वो सरेंडर को कबूल कर लेता है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके ऊपर हमला किया जाएगा और उससे सरेंडर करवाया जाएगा। हां, अगर वो अपनी ताकत से सर्वाइव कर सकता है तो करेगा, जैसे अब तक वो करता आया है। तो वो जो एक तबका था जो कहता था कि नहीं निगोशिएशंस होने चाहिए, उसको भी अब अकल आ गई है। तो ये ट्रंप साहब ने पूरा यहां पर बेसिकली माहौल खराब किया है। तो अब नाज़रीन, ईरान और गल्फ का जो मामला है ये कैसे आगे बढ़ेगा? यहां पर एक गड़बड़ है जो रिपोर्ट हो रही है, और इसमें बड़ी गड़बड़ यह है कि दोबारा हमला होना है ईरान के ऊपर। तो ईरान ने अमेरिकन बेसेस को हिट करना है। तो ये मसला गल्फ वाला ये दोबारा उभर कर जब सामने आने वाला है। और पुतिन ने ये कहा है कि उनका जो फोकस होने जा रहा है वो आर्कटिक होने जा रहा है, और रशिया का जो फ्यूचर है वो लाए करता है आर्कटिक पे। हम हमेशा से बात करते रहे कि अगली जंग आर्कटिक पर होगी, क्योंकि रिसोर्सेज, मिनरल्स, दुनिया के पता नहीं कौन कौन से खजाने आर्कटिक के अंदर छुपे हुए हैं। तो ये पुतिन ने आज डिक्लेयर किया है। ये सूरत हाल आपके सामने रखेंगे, लेकिन गजा सीज फायर, फलस्तीनी रियासत, अब्राहम अकॉर्ड, ये सारा मामला जो किस तरफ जा रहा है। अब स्टीव विटकॉफ जो है वो पहुंच चुके हैं कायरा। स्टीव विटकॉफ इस वक्त कायरा पहुंच गए हैं और हर तरफ ये खबरें हैं कि गजा का सीज फायर, फलस्तीनी रियासत, अब्राहम अकॉर्ड, ये सारा इस डायरेक्शन में कवरेज सारी हो रही है। तो ये जो है वो यहां पर पहुंच चुके हैं और ट्रंप ने कहा है कि अगले वीक जब सीज फायर हो जाएगा, तो जाहिर बात है ये तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं लग रही कि अगले वीक ही के अंदर हो जाएगा। अभी तो लंबी यहां पर निगोशिएशंस होंगे। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं, वी आर फोकसिंग ऑन सीज फायर इन गाजा एंड द फुल रिजम्पशन ऑफ एड डिलीवरी, एंड वी आर फोकस्ड ऑन स्टॉपिंग वायलेंस इन द वेस्ट बैंक, एंड फॉर दिस रीजन वी हैव टेकन मेजर्स अगेंस्ट मिनिस्टर्स इन द इजरायली गवर्नमेंट। कनाडा की गवर्नमेंट कह रही है कि हमने इजरायली मिनिस्टर्स के खिलाफ इकदाम उठाए हैं। फ्रांस, जर्मनी, इन ममालिक से भी गजा के सीज फायर की दोबारा बात जब वो सामने आ चुकी है। अच्छा, तो एक तरफ देखिए गजा का सीज फायर जब उसकी तो मजबूरी बन गई है कि गजा का सीज फायर होना है। अच्छा, गजा का सीज फायर तो खाली सीज फायर नहीं होगा, यहां पर तो फौरी रिकंस्ट्रक्शन करना है, क्योंकि वहां वो तो अनलिवेबल हो चुका है, वहां पर फौरी रिकंस्ट्रक्शन करनी है। तो फौरी रिकंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती
जब तक कोई गारंटीज ना दी जाए कि इजराइल दोबारा वहां पर बॉम्बिंग नहीं करेगा। तो गजा का जो सीज फायर है वो जुड़ा हुआ है फलस्तीनी रियासत के साथ या इस तरह की गारंटीज के साथ। अच्छा, अब ये सारा एक फ्रेमवर्क तो हमारे सामने आ रहा है, और अगर आप सारा मीडिया उठाकर देखें तो उसमें डिस्कस भी यही हो रहा है। लेकिन अगर हम इसको एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि प्रैक्टिकली क्या ये पॉसिबल है, जो ये बात की जा रही है गजा फलस्तीनी रियासत और इजराइल उसके ऊपर एग्री कर जाएगा, क्या ये प्रैक्टिकली जो है वो यहां पर पॉसिबल है? और एक ऐसे माहौल में जब यह कहा जा रहा है कि ईरान पर हमला होने वाला है, तो उधर ईरान के साथ जंग हो रही है जिसमें सारे मुल्क शामिल होंगे, यमन, लेबनान, इराक, शाम। तो इधर कौन सा मतलब जो ईरान से जंग करने वाले हैं वो इधर अमन करेंगे, और जो हिजबुल्लाह वाला मामला है वो भी वहां पर तसादुम की तरफ जा रहा है। यानी वहां पर जो पॉलिसी है जिसको लेबनीज गवर्नमेंट परसू कर रही है अंडर द प्रेशर ऑफ इजराइल एंड अमेरिका, वो अब कुलैयन के बिल्कुल पॉइंट के ऊपर पहुंच गई है। अब वो वहां पर प्रेशर डाला जा रहा है कि हिजबुल्लाह जो है वो अपने हथियार डाल दे। ठीक है, हिजबुल्लाह अपने हथियार, अब हिजबुल्लाह कैसे अपने हथियार डालेगी? वो भी एक जंग के दरमियान, एक जंग अभी हो रही है मिडिल ईस्ट के अंदर, कोई ऐसी ओवरऑल कोई सेटलमेंट नहीं हो गई कि भैया मिडिल ईस्ट है अब ये ऐसे चलेगा, अच्छा ये सिक्योरिटी गारंटीज हैं तो हिजबुल्लाह उसका, तो जंग जारी है। तो अगर हिजबुल्लाह ने हथियार डालने भी हैं और लेबनीज गवर्नमेंट के कहने के बाद डालने हैं, तो फिर वो लेबनीज और हिजबुल्लाह का आपसी मामला है, वो अमेरिका और इजराइल के कहने पर क्यों हथियार डालेंगे? भाई लेबनीज गवर्नमेंट और हिजबुल्लाह आपस में नेगोशिएशंस करें, अगर हिजबुल्लाह को बात समझ में आएगी तो हथियार डाल देंगे। इजराइल के कहने पर हिजबुल्लाह हथियार डालेगी तो वो लेबनीज गवर्नमेंट जो है वो ब्लाइंड पॉलिसी का शिकार है, और इसलिए कुछ हासिल नहीं हुआ है और ना कुछ हासिल होगा, बल्कि वो मामला जो है वो ज्यादा खराबी की तरफ जा रहा है, मुसलसल जा रहा है, क्योंकि इजराइल वहां पर बॉम्बिंग कर रहा है और लेबनीज गवर्नमेंट हर बॉम्बिंग का जिम्मेदार हिजबुल्लाह को ठहरा रही है। जब कोई ऐसी इल्यूजन वाली पॉलिसी लेकर चलेगा तो मसले का हल नहीं निकलेगा, मसला खराब होगा। यानी इधर एक इजराइल है जो इतनी ब्रूटल फोर्स है कि गजा में उसने क्या किया कोई माने नहीं रखता, उसके लिए गारंटी, सीज फायर, उसूल, ज़ाब्ते, आलमी इंस्टीट्यूशंस, उसके सामने आप हथियार डाल दे तो ये इसका, बल्कि वहां पर मामला खराब हो रहा है। अच्छा, इधर हमास, इससे आप क्या शरारत इसके सामने रखेंगे और क्या ये आगे बढ़ सकेगा? और इसमें गारंटीज कौन देगा? इसमें गारंटी नेतन्याहू गारंटी देगा, ट्रंप जो है उसकी गारंटी मानी जाएगी, जो सुबह कुछ कहता है, दोपहर को कुछ कहता है और शाम को कुछ कहता है। और अमेरिका कोई थर्ड पार्टी नहीं है, अमेरिका तो इजराइल है, ठीक है, तो इजराइल का साथी है, तो उसकी जो गारंटी है वो कौन मानेगा? और अगली बात यह है कि हमास यानी कि मुआहदे के मुताबिक वहां से जलावतन हो जाएगी, उसके कमांडर्स लीव कर जाएंगे, तो वहां पर अरब फौज चली जाएगी। ये सारा फ्रेमवर्क हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, लेकिन अरब फौज जो वहां पर जाएगी, अब ये सारा माहौल खराब हुआ है, अब ये जो ईरान के साथ जंग और दोबारा से हमले की धमकियां और ये सारा, इसकी वजह से माहौल खराब हुआ है। अब जो अरब फौज वहां पर जाएगी उसके पास क्या पावर्स होंगी? भाई क्या पावर, अगर इजराइल जब दोबारा गजा के ऊपर हमला कर देता है तो क्या ये अरब फौज लड़ेगी इजराइल के साथ? क्या ये लड़ सकती है? इनके पास क्या पावर्स होंगी और इनको क्या गारंटीज है वो दी जाएंगी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और इधर ईरान से जंग हो रही होगी, उधर ये अब्राहम अकॉर्ड हो रहा होगा, उधर ये मिडिल ईस्ट की रियासत जब इजराइल के साथ जाकर अब्राहम अकॉर्ड कर रही होंगी, नॉर्मलाइजेशन कर रही होंगी, जब लेबनान, शाम और एक रिपोर्ट के मुताबिक तो जॉर्डन से भी जंगजू निकल सकते हैं। लेबनान, शाम, इराक, ईरान, यमन, यहां से अटैक्स हो रहे हैं, यानी ये सारे इलाके जंग के अंदर हैं। तो ये इस माहौल में, और पर्शियन गल्फ सारा जंग में है और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद है, दुनिया की इकॉनमी हिली हुई है। इस माहौल में ये यहां पर नॉर्मलाइजेशन हो रही होगी, वो तो एक ऐसा माहौल होगा किसी को पता ही नहीं किसकी गवर्नमेंट बचनी है किसकी नहीं बचनी। तो आप जरा सोचे ना कि इधर ईरान जंग हो रही है तो उधर जो है वो अब्राहम अकॉर्ड हो सकते हैं। तो इस तरह जो है ये बड़ा ही एक ट्रिकी सा मामला है, यानी गजा का सीज फायर होना है और उसके बाद क्या होगा, ठीक है ना, उसके साथ तो चीजें जुड़ी हुई हैं, लेकिन क्या वो हो पाएंगी? क्या इजराइल उसको होने देगा? ठीक है, तो एक बड़े फेटफुल और ट्रिकी डेज जो है, बड़े डेंजरस दिन जो है वो आगे आ रहे हैं। और यानी कि हमें अमन शांति नजर नहीं आ रही, मजीद जंगे, यानी इतना आप देखें ना, इतने मसाइल हैं कि उसमें हमें अमन नजर नहीं आ रहा बल्कि जंगें मजीद नजर आ रही हैं। और स्टीव विटकॉफ ये कह रहा है कि ईरान से टॉक्स करेगा। अब भाई कौन से टॉक्स होंगे ईरान के साथ? किस बात के ऊपर? न्यूक्लियर तो डिस्ट्रॉय कर दिया, और कोई ट्रस्ट यहां पर बचा है कि जिस पर टॉक्स होंगी? यानी इससे पहले तो ईरान निगोशिएशंस कर रहा था और निगोशिएशंस के दरमियान हमला कर दिया गया, तो अब कौन सी गारंटी है कि ड्यूरिंग निगोशिएशंस हमला नहीं किया जाएगा? और जब ईरान को यकीन हो चुका है कि आगे मुस्तकबिल में कभी भी हमला हो सकता है, तो वो यूरेनियम एनरिचमेंट की जो शर्त है उसको कैसे मान लेगा अब?
और जब वो जंग जीत भी चुका है तो वो टेबल पर आकर ये शर्त कैसे, देखें इस जंग से पहले तो ये था ना कि भाई ईरान के ऊपर हमला हो जाए, उसको पता है कि हमला हो गया है और वो ये जंग जीत चुका है और उसको कॉन्फिडेंस उसका बड़ा है कि वो रेजिस्ट कर सकता है अमेरिका और इजराइल को और उनको भी शदीद नुकसान पहुंचा सकता है। तो अब वो ये शर्त क्यों मानेंगे, और जब उनको पता है कि उनका सर्वाइवल सिर्फ न्यूक्लियर के ऊपर है। तो ये जो ट्रंप साहब हैं जो अपने आप को बहुत ही होशियार, बहुत ही चालाक, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेट्समैन, दुनिया का सबसे बड़ा डील मेकर समझते हैं, अपने आप को सबसे बड़ा कोई 30 मार समझते हैं, असल में इनकी फुलिशनेस की वजह से, ईरान पर हमले की वजह से और गजा में दोबारा जहरियत की ग्रीन लाइट की वजह से यहां पर वो सारा एक एनवायरनमेंट खराब हो चुका है। एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें यानी कि एक नई अमेरिकी लीडरशिप आई है, सब उसकी तरफ देख रहे हैं, ठीक है, और पूरे रीजन में एक कंसेंसस। तो एक वो माहौल था जब ट्रंप आया था कि भाई इधर रीजन में ईरान अरब ताल्लुकात बेहतर हैं, इस रीजन में एक कंसेंसस है, नई लीडरशिप वहां पर आई है, वो अमन का नारा लगाकर आई है। तो वो एक माहौल था कि जिसमें पूरे मिडिल ईस्ट में सेटलमेंट हो सकती है। वो एक माहौल था जिसमें शायद हिजबुल्ला भी हथियार डाल देती कि ठीक है यहां पर फलस्तीनी रियासत बन रही है, ठीक है हम यहां पर हथियार डाल रहे हैं, ईरान कह रहा है ठीक है हम अपने न्यूक्लियर के हवाले से जो भी आप कहते हैं हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। वो एक आइडियल एनवायरमेंट था। लेकिन ईरान पर हमला होने के बाद और दोबारा धमकियां और इमाम खामनाई को निशाना बनाने की धमकियां, इस शख्स के ऊपर ट्रस्ट किया जाएगा। और वो शख्स जो कह रहा है कि नेतन्याहू को बचाया जाए, नेतन्याहू के केसेस माफ किए जाए, उस शख्स के ऊपर ट्रस्ट किया जाएगा और नेतन्याहू यहां पर आकर फलस्तीनी रियासत का ऐलान करेगा। तो इसलिए यानी कि एक तरफ तो गजा का सीजफायर होना है और गजा के सीजफायर के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं जो फौरी होनी है, लेकिन वो आगे प्रैक्टिकली कैसे होंगी, इजरायली सेटलर्स इसको कैसे, खुद नेतन्याहू इसको कैसे होने देगा। तो बात यह है कि अगर वेस्ट को यहां पर अमन करना है तो उसको इजराइल की ये जो बदमाशी है इसको लगाम डालनी होगी। और क्या वेस्ट इसके लिए तैयार है, क्या अमेरिका इसके लिए तैयार है? लगता तो नहीं है कि अमेरिका इसके लिए तैयार है, बल्कि वो अब भी वैसी ही पॉलिसी चाहता है कि जिसमें इजराइल ही डोमिनेटिंग पावर के तौर पर रहे। तो इसलिए जब तक ये पॉलिसी है, कहीं पॉज का बटन तो दब सकता है, जैसे ईरान जंग में पॉज का बटन दबा हुआ है, जंग नहीं रुकी, एक पॉज है जो बटन दबा हुआ है। तो ऐसा तो कोई वाकया हो सकता है, लेकिन मुस्तकिल अमन हो जाना इसकी कोई उम्मीद जो है वो इस वक्त नजर नहीं आ रही। खास कर अब ये जो ताजा तरीन मजीद धमकियां जो यहां से आ रही हैं। और अगर मिसाल के तौर पे एक पॉसिबिलिटी ये हो कि अब्राहम अकॉर्ड हो जाए, ये मजीद जो रियासतें हैं ये इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन कर लें और उधर से एक गारंटी दी जाए कि फ्यूचर में फलस्तीनी रियासत बना देंगे, उस गारंटी को कौन मानेगा? उस गारंटी को हमास मानेगी। और अगर साथ ही फलस्तीनी रियासत अनाउंस होती है, ये नेतन्याहू करेगा। एक यह है कि मुस्तकबिल में गारंटी दी, तो उस मुस्तकबिल की गारंटी को कौन मानेगा? और अगर साथ ही फलस्तीनी रियासत अनाउंस होती है तो उसको नेतन्याहू करेगा, उसको ये वाला इजराइल करेगा। तो जब तक वेस्ट इजराइल को उठाकर साइड पे नहीं फेंकता और इस सारे ज़ायनिस्ट जो लीडरशिप है इसको उठा के साइड पर नहीं फेंकता, यहां पर कोई सेटलमेंट जब हमें पॉसिबल होती नजर नहीं आ रही अनफॉर्चुनेटली। इसलिए हम दोबारा से जंगों ही की तरफ हैं, जंगों ही की तैयारियां, जंगों ही की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अच्छा, आगे आने वाले दिन बड़े ट्रिकी हैं जिसमें मतलब क्लैरिटी नहीं है, देखते हैं किस तरह मामला जाता है। ईरान जो है वो हाई अलर्ट के ऊपर है और अग्रेसिव इकदाम अब उठा रहा है, क्योंकि सारा जो ट्रस्ट है वो मैंने आपको बताया कि ट्रंप ने वो शेक कर दिया है। सारा ट्रस्ट इस वक्त शेक हो चुका है। अब ईरान को बिल्कुल 1% भी ट्रस्ट अमेरिका के ऊपर नहीं है। जो बंदा, मैंने कहा था कि कोई अमेरिकी सदर इमाम खामनाई को निशाना बनाने की बात नहीं कर सका और ट्रंप पता नहीं कितनी बार कर चुका है। तो ऐसे बंदे के ऊपर ट्रस्ट किया जाएगा? किसी सूरत जो है वो नहीं हो सकता। और वाइस प्रेसिडेंट जो है उन्होंने ये कंफर्म किया है कि हमले का रिस्क है। वाइस प्रेसिडेंट इस बात को कंफर्म कर रहे हैं। इजराइल एंड अमेरिका कैन नॉट बी ट्रस्टेड, इनके ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता। एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ एनिमीज कैरिंग आउट मलिशियस एक्ट इज लाइकली, कि दुश्मन कोई हमला करे इसके खतरात हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट कंफर्म कर रहे हैं। द आर्म्ड फोर्सेस आर ऑन हाई अलर्ट टू रिस्पॉन्ड टू द एनिमी। IRGC slams Trump nonsense statement following war on Iran। बड़े हार्श यहां से स्टेटमेंट्स जो जारी की जा रही हैं और ईरान ये कंफर्म कर रहा है कि वो हाई अलर्ट के ऊपर है। अच्छा, अब यहां पर यह खबर सामने आ रही है कि ईरान की जानब से जो कैमराज हैं वो उतार लिए गए। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, ठीक है ना। Politico, Iran reportedly bans IAEA chief, decided to ban from its nuclear facilities and to remove surveillance cameras। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि देखें, पहले तो वो सारा मैकेनिज्म के अंदर था ना, मॉनिटरिंग हो रही थी, सर्वेलेंस हो रही थी, उसके बावजूद हमला हो गया। तो अब ईरान ने कहा कि हमला तो होना ही है, तो हम अपनी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। तो इसका मतलब यह है कि वो अब अंधेरा है, मतलब अंधेरे में है सब।
इनके पास अब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ईरान क्या कर रहा है। पहले तो इनको पता था कि ईरान न्यूक्लियर नहीं बना रहा, इन्होंने जानबूझकर हमला किया। इनकी इंटेलिजेंस कह रही थी कि ईरान न्यूक्लियर नहीं बना रहा, क्योंकि देखे ना कैमरास लगे हुए हैं, आईएईए के लोग वहां पर बैठे हुए हैं। तो अब तो ये नहीं है, तो ईरान पता नहीं क्या कर रहा है। तो इसलिए यह मामला काफी सेंसिटिव हो गया है। और सुप्रीम लीडर के जो एडवाइजर हैं उन्होंने कहा है कि फेटफुल कन्फ्रंटेशन, एक फैसला कुन मार्का, यानी जिसमें ईरान की एग्जिस्टेंस दांव के ऊपर है या फिर दुश्मन की एग्जिस्टेंस दांव के ऊपर है, फेटफुल कन्फ्रंटेशन, फैसला कुन मार्का हैज अकर्ड बिटवीन अस एंड द अमेरिकन एंड इजराइल, हमारे और इजराइल के दरमियान फैसला कुन मार्का जो है वो आ पड़ा है। एंड नेटो सपोर्ट्स आर एनिमीज, जिसमें अमेरिका और इजराइल इनको मुकम्मल नेटो की सपोर्ट है। तो ये जंग जो है वो हमारी नेटो ही के साथ हो रही है। नेटो पूरी तरह से ईरान के खिलाफ इस जंग को सपोर्ट कर रहा है। तो चाइना और रशिया और नॉर्थ कोरिया ये इसमें से कैसे दूर रह सकते हैं? नेटो का असल हदफ जो है वो तो चाइना है। अच्छा, जो आईएईए का चीफ है उसकी जरा 2-3 स्टेटमेंट्स देखिए। ईरान एडवांस न्यूक्लियर स्टेट प्रोग्राम अनडिस्ट्रॉयबल मिलिटरीली। अब ये चीफ कह रहा है कि इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, मगर ना अभी तक डिस्ट्रॉय हो गया होता तो फिर अकल से काम लेते और हमला ना करते। यही बात तो सारे अमेरिकी सदर को कह रहे थे कि यह सब बड़ी बेवकूफी होगी, लेकिन बहरहाल उसने अपनी एरोगेंस में आकर ये बेवकूफी की। तो पहली बात तो यह कि ये कंफर्म कर रहा है कि ये डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। लेकिन अगली 2 बातें जरा मुख्तलिफ हैं। वो कह रहा है कि ईरान की जो अफजुदा यूरेनियम है हैव बीन डिस्ट्रॉयड, सम ऑफ, कुछ डिस्ट्रॉय हो गई हो, ये पॉसिबल है, बट सम में हैव बीन ट्रांसफर्ड, लेकिन बहुत सारी ऐसी है जो इन्होंने बचा ली है और ट्रांसफर कर दी है। ठीक है। और जो ईरान से स्टेटमेंट आ रही है वो कह रहे हैं कि हम किसी सूरत इस बंदे को अपने मुल्क में अलाउ नहीं करेंगे। अच्छा, अब आप जरा देखें, एक तो इसकी स्टेटमेंट के बाद के उन्होंने जो यूरेनियम है उसको ट्रांसफर कर लिया है। ट्रंप की स्टेटमेंट आई है कि नहीं उन्होंने ट्रांसफर नहीं किया, क्योंकि ट्रंप की अपनी साख दांव पर लगी हुई है। वो कहता है मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया है, उसकी इंटेलिजेंस, उसका मीडिया कहता है नहीं डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, और आईएईए का चीफ कह रहा है कि डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, यूरोपियंस कह रहे हैं डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। तो उसकी तो साख है दांव के ऊपर। लेकिन जो दूसरी बात है ना कि भाई वो इनरिचमेंट उनके पास वो कर रहे हैं, वो उनके पास यूरेनियम है। तो देखें, ये एक जवाब है बेसिकली इजराइल के लिए, एक नया जवाब है ईरान पर हमला करने के लिए। पहले तो कुछ भी नहीं था तो हमला हो गया, अब ये फिर के जनाब वो यूरेनियम है, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये एक जवाब है। तो इसलिए ये मामला खतरनाक है। लेकिन वो खुद इस बात को मान रहा है कि मिलिटरीली इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। तो फिर इजराइल और अमेरिका क्या करेंगे? अच्छा, अब द टाइम्स जो है ये लिख रहा है कि इसने रिपोर्ट दी है कि कैसे जो इजरायली जासूस हैं वो ईरान के अंदर घुसे। कई साल से ये पेनिट्रेशन ईरान के अंदर हुई है और उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम में बहुत अगली हद तक ये इन्फिल्ट्रेशन हुई है। और इजराइल जब वो कॉन्फिडेंट था कि जितनी अंदर हम कन्फ्रंटेशन कर चुके हैं ईरान मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन इसमें भी कामयाबी हासिल नहीं हुई। लेकिन जो इन्फिल्ट्रेशन और पेनिट्रेशन अंदर हुई है मोसाद के जासूसों की, ये बहुत गैर मामूली बात है। इसलिए ईरान सबसे ज्यादा काम इसके ऊपर कर रहा है। द टाइम्स ये कह रहा है कि मोसाद और मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है ये इन्फिल्ट्रेट कर चुकी थी द कोर ऑफ ईरान न्यूक्लियर एंड मिसाइल प्रोग्राम फॉर ईयर्स, अनकवरिंग अ वेपन इंफ्रास्ट्रक्चर फार मोर एक्सटेंसिव देन प्रीवियसली नाउन। जितना हमें पता है उससे भी कहीं ज्यादा मोसाद और मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है वो ईरान के अंदर पेनिट्रेट कर चुके थे, और उनकी जो कोर है न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम की, उसमें इनके जासूस घुस गए थे। और मोसाद नेटवर्क इन्फिल्ट्रेटेड द हेडक्वार्टर ऑफ आईआरजीसी के हेडक्वार्टर में मोसाद घुसी हुई थी। तो इसलिए जो उनके कमांडर शहीद हुए हैं, तो इसलिए सब ज्यादा इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो आज ये द टाइम्स लिख रहा है कि जितना हमें पता था उससे भी ज्यादा तो आईआरजीसी के हेडक्वार्टर में घुसी हुई थी मोसाद। और रिक्रूटमेंट ऑफ इनसाइडर्स अलाउड फॉर प्रिसाइज टारगेटिंग, तो अंदर से लोगों को भर्ती किया हुआ था जिससे ज्यादा प्रिसाइज अटैक्स जो वो हो सके हैं। तेहरान रिस्पॉन्डेड विद अरेस्ट एंड इंटेंसिफाई सर्चेज फॉर स्पाइज, और इस वक्त तेहरान की सबसे बड़ी जो इंटेंसिफाई एक्टिविटीज हो रही हैं वो जासूसों ही के खिलाफ हो रही हैं। तो क्या ईरान सबको सफाया कर सकेगा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक अगर आप देखें ईरान को जितना भी डैमेज हुआ है वो अंदर से हुआ है, इन जासूसों की वजह से हुआ है। और इजरायली इंटेलिजेंस सोर्सेज क्लेम्ड द इंटायर मिसाइल डिफेंस इंडस्ट्री, पूरी मिसाइल इंडस्ट्री जो है वाज मैप्ड आउट इन एडवांस, उनको पहले से पता था कौन सी फैक्ट्री कहां पर है, with agents visiting every relevant factory before the strikes began। रूटीन में जो जासूस हैं वो उस फैक्ट्री का दौरा यानी उस फैक्ट्री को जाकर देखते रहते थे, उसकी सर्विलेंस कर रहे थे, कई सालों से रूटीन में वहां पर जाते थे।
तो हमले से पहले वो सारा उन्होंने मैप आउट कर लिया था कि कौन सी फैक्ट्री कहां पर है। तो ये एक बड़ी रिपोर्ट है और ये बता रही है कि अंदर से सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, तो ईरान सबसे ज्यादा इसके ऊपर काम कर रहा है। फिर आप जरा ये रिपोर्ट देखिए, यूएस एडमिट्स बंकर बस्टर बॉम्ब्स लाइकली इनइफेक्टिव ऑन इस्फहान साइट। बंकर बस्टर बॉम्ब फेल हो गए हैं। आज फिर अमेरिका से रिपोर्ट सामने आ गई है, तो ये इनको बिल्कुल फेलियर हुआ है, जिसको ये स्टेटमेंट्स के जरिए अपनी फेस सेविंग कर रहे हैं, जो कि मिलेगी नहीं। और ये जो अब मुआहिदा कर रहे हैं ना, ये भी एक फेस सेविंग का हिस्सा है। भाई जब आप किसी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो उससे मुआहिदा थोड़ी करते हैं, क्योंकि इसमें इजराइल और अमेरिका को शिकस्त हो चुकी है। तो अब अगर ये मामला इसी तरह से रहता है, यानी बस इसी तरह से रहता है, यही पॉज रहता है, तो सबको पता है क्या हुआ है। तो अब ये ईरान के साथ टॉक्स करके उससे अपनी शराइत मनवा कर वो इक्वेशन बदलना चाह रहे हैं, और वो कैसे पॉसिबल होगी। और यही इग्नोरेंस है ट्रंप इंतजामिया की, और एरोगेंस है। वो समझते हैं कि जैसा वो चाहेंगे वैसा हो जाएगा, ऐसा होगा नहीं। ईरान और जो गल्फ का मामला है उसके ऊपर जरा एक स्टेटमेंट आई है, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। यूएई के जो प्रेसिडेंट है वो कतर गए, वो इराक के साथ राब्ते हुए, बाकी मुल्कों से राब्ते हुए, फिर जीसीसी का एक इजलास भी हुआ। तो यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं, उनके जो एडवाइजर हैं, उनकी एक स्टेटमेंट जारी हुई, बड़ी मानीखेज है। तेहरान इज रिक्वायर्ड टू रीबिल्ड ट्रस्ट विद इट्स गल्फ सराउंडिंग्स आफ्टर टर्निंग द पेज ऑन द वॉर। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो कह रहे हैं कि ईरान को गल्फ का दोबारा से ट्रस्ट हासिल करना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ट्रस्ट खराब हो चुका है, तो भाई ईरान अब क्या आकर सबके पांव पकड़ ले? तो यह मामला गड़बड़ है, और यह गड़बड़ मजीद होगा, क्योंकि ईरान पर हमला होगा और ईरान ने इन बेसिस को हमला करना है। ये फिर शोर मचाएंगे कि यह हमला हमारे ऊपर हुआ है, तो यह गड़बड़ है। और इधर पाकिस्तान या इस तरह के जो मालिक हैं, जो गल्फ के ज्यादा करीब हैं, वो भी यही बयानियां प्रमोट करेंगे कि नहीं नहीं, ये ईरान ने गलत किया है। तो ये बड़ा ट्रिकी पॉइंट है इस्लामी दुनिया के लिए और मिडिल ईस्ट के लिए कि ये अब कैसे मसला हल होगा। यानी ईरान पर हमला होना है, ईरान इन बेसिस को निशाना बनाना है, और ये कहेंगे हमारे ऊपर हमला है। यानी बजाय इसके कि ये दूसरी डायरेक्शन ले, जो असल डायरेक्शन है, अमेरिका से पूछेंगे भैया, या उसको रोकेंगे भाई ईरान के ऊपर हमला ना करो। जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि रशिया की बेसिस हो ईरान में, और रशिया हमला करता फिर तमाम ममालिक पर, और अगर कोई आकर रशिया की बेसिस के ऊपर हमला करे तो ईरान का ये तुमने हमारे ऊपर हमला कर दिया। तो जिस तरह से वो मुज़ेका खेज बात होगी, ये भी इसी तरह से मुज़ेका खेज बात है। लेकिन इनका ये कहना कि ईरान दोबारा से ट्रस्ट हासिल करे, ये तो मामला गड़बड़ है। तो ये भी एक महाज है जो अंदर खुल गया है। अब देखते हैं कि इसका आगे क्या बनेगा। लेकिन खतरा, यानी देखिए ना, अगर जंग ना हो तो ये मामला हल हो जाएगा, लेकिन चूंकि जंग होनी है, दोबारा ये बेसिस हिट होनी है, तो ये मसला खराब होगा। और ये अरब कहेंगे कि ये मिडिल ईस्ट के मालिक के, देखें ईरान ने हमारे पर हमला किया, तो अब हमारी लिजिटिमेसी है कि हम ईरान के खिलाफ जंग में सपोर्ट करेंगे, इकोनॉमिक सपोर्ट करेंगे, पॉलिटिकल जो भी है, ये इस तरह की बात भी कर सकते हैं। तो वो इस्लामी दुनिया के लिए सबसे खतरनाक पॉइंट होगा। आपसी लड़ाई सारी बात है, ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। क्यूबा की स्टेटमेंट है कि इजराइल कंटिन्यू इट्स एक्शंस विदाउट पनिशमेंट, constantly threatening peace efforts in the Middle East. और resistance inflicts casualties on Israeli occupied forces in Gaza City and Khan Yunis. जो हमले हैं रेजिस्टेंस के वो जारी हैं और कैजुअलिटीज इजराइल की हो रही हैं। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राज करें, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।